दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पियरनंद है। मैं आपका फिर से मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे 2-3 वीडियो जो बना के मैं अपलोड किया हूं उसको आप सबने देखा है और सराहा है, इसलिए बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आप सबों से कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें ताकि बहुत लोगों तक मेरी जो जानकारी है या मैं जो जानकारी दे रहा हूँ पहुँच सके। मैं अभी तक आपको पाषाण काल, सिंधु घाटी की सभ्यता, इन दोनों पे बना के वीडियो अपलोड किया हूँ और दिया हूँ। अभी आज जो मैं वीडियो बना के आपको देना चाहता हूँ वो है वैदिक काल, जिसे हम लौह काल भी कहते हैं, वैदिक काल भी कहते हैं और वैदिक सभ्यता का काल भी कहते हैं। साथियों, आज इसके वैदिक काल को समझने के लिए सबसे पहले हमको उस काल को समझना पड़ेगा जिस समय ये मतलब निर्माण हुआ। तो उस काल का जो आरंभिक समय है वो है 1500 से 1000 BC, वो कहलाता है पूर्व वैदिक काल। अब पूर्व वैदिक काल किसे कहते हैं कि जो आता है समय 1500 से 1000 BC के समय को कहते हैं पूर्व वैदिक काल। और जो वैदिक काल को 2 भाग में बांटे उस हिसाब से दूसरा जो है 1000 BC से 600 BC जो है उत्तर वैदिक काल कहलाता है। वैदिक काल भी 2 भागों में है, जो क्या है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इस तरह से प्रश्न आता है कि वैदिक काल कितने भागों में है, तो 2 भागों में है। ठीक है। वैदिक काल के निर्माता कौन है? वैदिक काल के निर्माता कौन है? जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए हम कहते हैं कि द्रविड़ लोग थे, तो यहाँ पर वैदिक काल के निर्माता कौन है? आर्य लोग हैं। अब आर्य लोग हैं तो ये आए कहाँ से, कौन थे, इसके बारे में थोड़ा सा लोगों में या इतिहासकारों में मतभेद है। और मतभेद ऐसा है कि कुछ लोग का कहना है कि आर्य जो आए थे वो बाहर के थे, कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ के थे, वहाँ के थे। तो हम उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे। और वो जानकारी ये है कि वैदिक काल के निर्माता कौन है? आर्य है। और आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उत्तम या अच्छे दिल वाले। इस तरह की बातों को इतिहासकारों ने लिखा है। ठीक है। अब यह है कि ये रहने वाले कहाँ के थे, जो इतिहासकार कहते हैं कि ये रहने वाले कहाँ थे, इनमें थोड़ा मतभेद है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिनकी बातों को प्राथमिकता दिया गया है उनका है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का कहना है कि ये जो आर्य थे ये मध्य एशिया से आए थे। आर्य जो आए थे भारत में वो मध्य एशिया से आए थे। इनकी बातों को थोड़ा सा हमारे भारतीय इतिहासकार जो हैं वो समर्थन करते हैं। संपूर्णानंद जी, संपूर्णानंद जी का कहना है कि ये जो आर्य आए, आल्प्स पर्वत जो है यूरेशिया इस एरिया में, ये इधर आए। तो हमारे मध्य एशिया कहने वाले मैक्स मुलर जी और संपूर्णानंद, इन दोनों का विचार जो है मिल रहा है। तो इन दोनों का कहना यह है कि आर्य जो आए कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए, आल्प्स पर्वत एरिया से आए। आगे हम देखते हैं, हमारे देश के इतिहासकार हैं बाल गंगाधर तिलक जी। बाल गंगाधर तिलक जी का कहना है कि ये तो हमारे स्वतंत्रता इतिहास का या इतिहास राजनीति में भी रहे, राजनीतिक विश्लेषक भी रहे हैं। तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं उनका कहना है कि हमारे यहाँ जो आर्य आए वो कहाँ से आए? आर्कटिक क्षेत्र से आए या उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से आए, उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से आए। इस तरह का एक विचार वो रखते हैं। और ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि आर्कटिक क्षेत्र से आए करके किनका विचार है, या बाल गंगाधर तिलक जी कौन से क्षेत्र के रहने वाले का समर्थन करते हैं, आर्य लोग कहाँ के क्षेत्र के थे करके समर्थन करते हैं, उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। अब आप जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जो हमारे देश में समाज सुधारक हुए, उनका भी एक विचारधारा है। उनका कहना है कि आर्य जो आए हैं वो तिब्बत क्षेत्र के थे। इस तरह से ये चारों विचारक का अलग अलग विचार है, पर मैक्स मुलर जो है उनके विचार को पूर्ण रूप से समर्थन लगभग दिया जाता है।
अब हमको बात ये होता है कि आर्य आए यहाँ पर रहने लगे, अब हमको इनकी जानकारियाँ कहाँ से प्राप्त हुई, या इनके जो हमको जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। तो जानकारी के हमारे पास स्रोत हैं साहित्य और पुरातत्व अवशेष। तो साहित्य और पुरातत्व अवशेष हमको मिलते हैं क्योंकि यह इतिहास काल है। तो इतिहास काल में हम उसको मानते हैं इतिहास काल जिसका साहित्य हो और अवशेष भी हो, और वो साहित्य को क्या किया जा चुका हो, पढ़ा जा चुका हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम पाते हैं कि साहित्य काल में क्या है, साहित्य और पुरातत्व अवशेष पाए जा रहे हैं और इनके साहित्य को पढ़ा भी जा चुका है। तो पुरातात्विक स्रोत जो पाए गए हैं वो है, पुरातात्विक या अवशेष जो मिले वो है बोगासकोई का अभिलेख। बोगासकोई का अभिलेख एक वो है जिसमें जो पाया गया 1400 बीसी में। बोगासकोई का अभिलेख जो है 1400 बीसी में पाया जाता है, जिसमें आज जो देवताओं की आज भी पूजा की जाती उनका नाम भी उसमें वर्णित है। जो कौन से देवता हैं, वरुण, इंद्र, मित्र और नासत्य। हम देखते हैं कि इस समय के लोग अभी जो देवता पूजे जाते हैं उनकी भी पूजा का वर्णन किया जाता है, हिंदू देवताओं का वर्णन भी पाया जा रहा है। इसलिए ये हमको ये अवशेषों के द्वारा से भी प्राप्त हो रहा है। और दूसरा ये है कि यहाँ जो अवशेष पाए गए उसमें पूर्व वैदिक काल के जो अवशेष पाए गए उसमें है गौरी मृत भांड। गौरी मृत भांड करके जो वो है मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं, वो क्या है, गौरी मृत भांड करके, वो पूर्व वैदिक काल के हैं। और उत्तर वैदिक काल में जो अवशेष पाए गए हैं उत्तर वैदिक काल के, वो है चित्रित मृत भांड। चित्रित मृत भांड पाए गए। तो इस तरह से ये हमको अवशेष के रूप में वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। अब दूसरा है कि साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो साहित्यिक स्रोत में आप जानते होंगे या आप जान रहे हैं, इतने दिनों में थोड़ा समझ में आया होगा कि इस काल में 4 वेदों का निर्माण हुआ या 4 वेदों को लिखा गया है। 4 वेदों को लिखा गया। तो सबसे पहला जो वेद है वो है ऋग्वेद, और ऋग्वेद को वेदों का प्रमुख माना जाता है। और ऋग्वेद को लिखा किसने, वेद व्यास ने। ऋग्वेद को वेद व्यास ने लिखा है, जिनको वेद नारायण भी कहा जाता है, वाद नारायण भी कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूत्र हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूत्र हैं, और इसमें 2 उपनिषद भी हैं। इसके तृतीय मंडल से गायत्री मंत्र को लिया गया है, जिसको आप लोग हम सब लोग इसको वो करते हैं कि ओम भूर्भुवः, इस तरह से एक वचन को हम मंत्र को पढ़ते हैं। उसी तरह ये कहाँ से लिया गया है, तृतीय मंडल से लिया गया है। और 7वां जो मंडल है उसमें वनस्पति का वर्णन पाया गया है। वनस्पति का वर्णन पाया जाता है 7वां मंडल में, क्योंकि ये इसमें 10 मंडल हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वेद जो है इस वैदिक काल का एक प्रमुख स्रोत है जानकारी देने का, या उसको जानने का प्रमुख स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। और 3 वेद हैं, वह है सामवेद। दूसरा जो वेद है वह है सामवेद, और सामवेद में क्या है, सुर संगीत का रचना है। उसमें 7 सुरों का पूर्ण जानकारी या गीतों का पूरा जानकारी दिया गया है। और इसमें हमको 3 उपनिषद मिलते हैं। और यहाँ जो वो हैं सूत्र हैं या जो पद हैं या सामवेद जो है केन और छंदोग्य है, और इसमें 3 उपनिषद पाए जाते हैं। तीसरा उपनिषद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ के विधि विधान या पूजा कैसे करना है, क्या करना है, उन सारी चीज़ों की जानकारी दिया जाता है। और वो क्या है, गद्य एवं पद्य के रूप में है। गद्य एवं पद्य के रूप में यजुर्वेद है। अब आता है चौथा वेद, वह है अथर्ववेद। और अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, विवाह, रोग का वर्णन, इसमें मतलब कि पूर्ण जीवन शैली के बारे में बताया गया है। और इस वेद को इसलिए श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं, और इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अथर्ववेद के कोई उपनिषद नहीं है। यजुर्वेद के सतपत्र करके 3 उपनिषद हैं, और सामवेद के
केन और छंदोग्य इस तरह से उसका वचन है और उसमें 3 उपनिषद है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं। इस तरह से हमारे पास उपनिषद जो है लगभग 108 हैं और पुराण 18 हैं। तो ये जो जानकारियाँ हमको मिल रही हैं साहित्य के द्वारा से, आगे और हम देखते हैं तो पाते हैं कि ऋग्वेद को गाने वाले या उनको पढ़ने वालों का भी अलग अलग नाम होता है। जी हाँ, इन वेदों को पढ़ने और गाने वालों का भी अलग अलग नाम होता था। जैसे कि ऋग्वेद गाने वाले को होत्री कहते थे, सामवेद को गाने वाले लोगों को क्या कहते थे? उद्गाता, या उसको जो पढ़ता था उसको उद्गाता कहते थे। यजुर्वेद को जो पढ़ता या गाता था उसको अधर्यु कहते थे। और चौथा है अथर्ववेद, जो अथर्ववेद को पढ़ता था या गाता था उसको ब्रह्म कहते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन वेदों को पढ़ने और गाने वालों का नामांकन भी किया गया है और इन वेदों के द्वारा से पूरे जीवन शैली को हम वैदिक काल का समझ सकते हैं। और ये एक मूल बातें थी जो मैं आपको बताया। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसको द्रविड़ लोगों का सभ्यता कहा जाता था, और उसी तरह से ये जो है वैदिक काल में जो आर्य जो हैं इनको वैदिक काल के निर्माता कहा जाता है। और वैदिक काल जो है बहुत ही उन्नत था, यहाँ की जीवन शैली बहुत अच्छी थी और इनका जो रहन सहन है बहुत अच्छा था। लेकिन जो शहरीकरण का जीवन शैली था वो सिंधु घाटी की सभ्यता में पाया जाता है। लेकिन उनकी और इसमें दोनों, उनके जीवन शैली और उनके जीवन शैली में बहुत ही फर्क है। इस तरह से मैं आपको फिर से एक बार समरी कर देना चाहता हूँ कि वैदिक काल जो है वैदिक सभ्यता काल कहलाता है। और इस काल को हम लोग पाते हैं कब? 1500 से 1000 BC में जो है वो पूर्व वैदिक काल कहलाता है। 1000 से 600 BC उत्तर वैदिक काल कहलाता है। और वैदिक काल के निर्माता के रूप में आर्य हैं। आर्य लोगों को क्या कहा जाता है? उच्च या श्रेष्ठ कहा जाता है। और वेद मतलब होता है ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान होता है। तो यहाँ पर पूरे ज्ञान की बात कहा जाता है। वैदिक अर्थ होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने के लिए मिलती हैं। और इस काल में हमको जो स्रोत मिले हैं, इतिहास इसीलिए कहते हैं वैदिक इतिहास काल, इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि हमको पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं और लिखित अवशेष भी हमको प्राप्त हुए हैं, ऐतिहासिक अवशेष भी मिले हैं और हम उसको पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। और इन 4 वेदों की रचना यहाँ पर की गई। पहला वेद था ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। और इन चारों वेदों में उस समय के लोगों की जीवन शैली को पूर्ण रूप से दर्शाया गया है, उनकी दिनचर्या को दर्शाया गया और आज भी उसका पालन किया जा रहा है। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन वेदों का लगभग 500 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है या उसको फिर से लिपि में लिखा जा चुका है। और इसके द्वारा से बहुत सारी चीज़ें आज भी हमको पढ़ने सीखने के लिए मिल रही हैं और ये आज भी हमारे देश के लिए मार्गदर्शक के रूप में वैदिक काल जो है कार्य कर रहा है। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखे हैं, मैं ज़रूर आशा रखता हूं कि मेरे वीडियो के द्वारा से आपको ज़रूर कुछ अच्छी जानकारियां मिली होंगी जो आपके काम की होंगी। आप मेरे वीडियो को सराह रहे हैं और साथ दे रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक शेयर करें। मैं आने वाले समय में वैदिक काल के जीवन शैली और उनके उनके जो क्रियाकलाप थे उनको मैं एक विस्तृत जानकारी के रूप में, एक वीडियो के रूप में आपके सामने ज़रूर दूंगा। आप समूह को मेरे वीडियो देखने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।